यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट, आपने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा न्यूज़ में और आप बहुत इंटरेस्टेड होंगे ये जानने में कि इसमें क्या है। इसके अलावा आप ये भी सोच रहे होंगे कि हम इन्वेस्टमेंट की बात करने वाले आज इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, कि क्या ये हमारी इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट करता है, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को इम्पैक्ट करता है, और अगर इम्पैक्ट करता है तो कैसे इम्पैक्ट करता है, और हम रिटेल इन्वेस्टर इस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर सकते हैं आने वाले दिनों में। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, और हम बात करेंगे कि ये एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें कैसे इम्पैक्ट करता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है, और आपको सुन के लगता होगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट आज से थोड़े दिन पहले स्टार्ट हुआ, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट आज से बहुत साल पुराना है, जब ईरान ने पहली बार अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया। ईरान एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बैठा है जो पूरे के पूरे वर्ल्ड की ऑयल सप्लाई को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, जिसके चलते यूएस ने ईरान को बोला था कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरे तरीके से बंद कर दे, बट ईरान ने आज से कुछ साल पहले इसको बंद नहीं किया, जिसके चलते यूएस ने 2015 से पहले ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए। अगर मैं सैंक्शंस की बात करूं तो इकोनॉमिक सैंक्शंस का मतलब होता है कि जब भी यूएस बोलता है कि मैंने इस कंट्री के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए, तो बाकी कंट्रीज उस कंट्री के साथ ट्रेड नहीं कर सकती। इसके बाद 2016 में बैरक ओबामा ने ईरान के ऊपर लगे हुए सारे सैंक्शंस को हटा दिया, और दोनों ने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में एक डील किया, जिसके चलते ईरान ने बोला कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को थोड़ा कट करेगा आने वाले कुछ टाइम में, और इसके बाद ये डील हो गई और ईरान ने बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेड करना अच्छे से स्टार्ट कर दिया, और ये नॉर्मल चलता रहा 2018 तक। और 2018 में यूएस के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आके ये डील को पूरे तरीके से कैंसिल कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि उनको नहीं लगता कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को अच्छे तरीके से कट किया है, जिसके बाद इनके बीच में टेंशंस और बढ़ती रही, और ये टेंशंस पूरे अराउंड द वर्ल्ड सभी कंट्रीज की इकोनॉमी को डायरेक्टली इंपैक्ट करती रही। आज से कुछ दिन पहले कुछ ऐसा हुआ जिसको सुन के पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पूरे तरीके से हिट हुई। इसके अलावा अगर मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूं तो इंडिया में शेयर मार्केट उस दिन 1% से भी नीचे गई, जिस दिन ये न्यूज़ आया कि यूएस ने एक दूसरी कंट्री में ईरान के एक डेजिग्नेटेड जर्नल को मरवा दिया। ये सुन के ईरान और यूएस में टेंशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और ये टेंशंस इंडियन मार्केट को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। वो कैसे, चलिए मैं अब आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। अब आपको यूएस और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में तो पता चल गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इन्वेस्टमेंट की बात करने वाला आज इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आज तक मैंने जितनी भी वीडियोस किसी भी स्टॉक के ऊपर बनाई है, मैंने माइक्रो लेवल की अंडरस्टैंडिंग पे बात की है। जैसे कि अगर मैं किसी कंपनी की बात करूं, मान लो कि मैं कंपनी ए की बात करता हूं, तो मेनली उस कंपनी को दो चीज़ें इंपैक्ट करती हैं, एक माइक्रो लेवल फैक्टर और एक मैक्रो लेवल फैक्टर। माइक्रो लेवल फैक्टर वो होते हैं जो डायरेक्टली उस कंपनी को इंपैक्ट करते हैं। जैसे कि मान लो मैं एक कंपनी ए की बात कर रहा था, अब इस कंपनी ए में ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसी है, उस कंपनी ए में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो वो कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम होता है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो मैक्रो लेवल पे होते हैं, जो जियोपॉलिटिकल लेवल पे होते हैं। जैसे कि ये वाला एक इशू आया, इससे पहले भी एक इशू आया था सऊदी अरेबिया से रिलेटेड, जब इंडियन इक्विटी मार्केट डायरेक्टली इंपैक्ट हुई थी। तो जब भी वर्ल्ड में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है जिससे किसी इकोनॉमी में एक डर बैठता है कि यहाँ पे कुछ गलत होने के चांसेस हैं, क्योंकि वो इकोनॉमी उस कंट्री के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होती है, तो स्टॉक मार्केट को डायरेक्ट असर पड़ता है। और जब स्टॉक मार्केट को डायरेक्टली असर पड़ता है तो जो कंपनीज उसमें लिस्टेड होती हैं उन पे भी असर पड़ता है, और जो हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर जो उस कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर भी डायरेक्ट असर पड़ता है। चलिए अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये कॉन्फ्लिक्ट हमारी कंट्री को, हमारी इकोनॉमी को कैसे इंपैक्ट करता है, जिससे आप ये भी समझ पाएंगे कि वो रिटेल इन्वेस्टर को कैसे इंपैक्ट करता है। आपको ये तो पता ही होगा कि इंडिया एज अ कंट्री, एज ए इकोनॉमी क्रूड इंपोर्ट के ऊपर कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर मैं एक फिगर की बात करूं तो अराउंड 80% क्रूड हम इंडिया में इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा अगर मैं ईरान के क्रूड प्रोडक्शन की बात करूं तो ये पूरे वर्ल्ड का 4% क्रूड प्रोड्यूस करता है। तो आपको ये सोच के पता चल रहा होगा कि अगर ईरान में कोई इशू होता है, अगर यूएस और ईरान में कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमारी कंट्री जो क्रूड के लिए ईरान पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो वहाँ पे बहुत बड़ा हिट आएगा। अब जब क्रूड में कोई हिट आएगा तो क्रूड का प्राइस ऊपर को हो जाएगा। जैसे कि आज से कुछ दिन पहले हुआ, जब ये न्यूज़ आई तो क्रूड का प्राइस उससे अगले दिन ऑलमोस्ट 5% ऊपर गया। तो जब क्रूड का प्राइस ऊपर जाएगा तो इंडिया को इंपोर्ट करने के लिए ज़्यादा पैसा डालना पड़ेगा, तो इंडिया की करेंसी नीचे को जाती है। और जब क्रूड का प्राइस ऊपर को जाता है, करेंसी नीचे को जाती है, तो हमारी कंट्री का इन्फ्लेशन ऊपर को बढ़ता है। और आपको पता है कि जब इन्फ्लेशन किसी कंट्री का बढ़ता है तो उसके रुपीज़ की वैल्यू कम होती है, और हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा डर लगने लगता है कि हमारा पैसा डिग्रेड होना स्टार्ट होता है।
और जब हमें डर लगता है तो हम ज़्यादा रिस्क के लिए ज़्यादा रिटर्न की डिमांड करते हैं, जिससे कंपनीज का वैल्यूएशन थोड़ा सा कम होता है और प्राइस नीचे को जाना स्टार्ट हो जाता है। अब जब भी क्रूड इंपोर्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम आता है, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है, तो इंडिया का इन्फ्लेशन में ऊपर को जाना स्टार्ट होता है और हम रिटेल इन्वेस्टर्स महंगाई से बहुत ज़्यादा डरते हैं, और जब क्रूड का प्राइस ऊपर जाएगा तो हमें महंगाई का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। अब आपको ये भी समझ में आ गया कि अगर क्रूड का प्राइस ऊपर जाएगा तो इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी। अब आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन होगा कि अगर मैं एज ए इन्वेस्टर हूं तो एज ए इन्वेस्टर मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, क्रूड बहुत तरीके से बहुत सी कंपनीज को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट करता है। जैसे कि अगर मैं एक सेट ऑफ कंपनीज का एग्जांपल लूं, आपको पता होगा कि पेंट इंडस्ट्रीज में जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो क्रूड यूज होता है, और जब भी किसी कंपनी का रॉ मटेरियल ज़्यादा महंगा होता है तो डायरेक्ट असर उनके मार्जिन पे पड़ता है, और जब किसी भी कंपनीज के मार्जिन ऊपर या नीचे होते हैं तो शेयर होल्डर्स डायरेक्टली उस पर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब भी क्रूड का प्राइस ऊपर जाएगा तो पेंट इंडस्ट्रीज का रॉ मटेरियल का प्राइस ऊपर जाने लगेगा, इनका मार्जिन कम होने लगेगा, इनका नेट प्रॉफिट कम होगा, और जब इनका क्वार्टरली रिजल्ट आएगा तब मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ये देख के बहुत हैरान होंगे कि इस कंपनी ने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया। ऐसी अगर मैं एक और इंडस्ट्री की बात करूं, जैसे कि कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनका लॉजिस्टिक्स कैसा है। अगर मैं लॉजिस्टिक्स को आपको सिंपल टर्म्स में समझाऊं कि अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है तो उनको इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में कैसे लेके जाना पड़ेगा, और जब भी क्रूड का प्राइस ऊपर को जाता है तो क्रूड से ड्राइव होता है डीजल और पेट्रोल, और डीजल और पेट्रोल का जब भी प्राइस ऊपर जाता है तो इनका लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब भी लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट बढ़ता है तो कंपनी एज अ होल उनके एक्सपेंसेस बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, और यहाँ पे भी जब उनके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे उनके मार्जिन्स पे डायरेक्ट असर पड़ेगा। अगर मार्जिन्स पर असर पड़ेगा तो उनके प्रॉफिट में असर पड़ेगा। तो ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज का, इसके अलावा भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि एविएशन इंडस्ट्री। ऐसी बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्रूड पे डिपेंडेंट होती हैं, क्रूड के प्राइस पे डिपेंडेंट होती हैं, और जब भी क्रूड का प्राइस ऊपर या नीचे होता है तो इनके मार्जिन्स पे डायरेक्ट असर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। दोस्तों, इसके अलावा एक और इंडस्ट्री है जिसके बारे में मैंने बात नहीं की, और वो भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होती है ऐसे मैक्रो लेवल चीज़ों से, जैसे कि आईटी इंडस्ट्री। अब आपको पता है कि इंडियन आईटी इंडस्ट्री मैक्सिमम चीज़ों को बाहर एक्सपोर्ट करती है, सर्विसेज को एक्सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से जो उनका अर्निंग होती है वो यूएस डॉलर में होती है, और जब भी क्रूड का प्राइस बढ़ता है तो इंडियन रुपी नीचे को जाना स्टार्ट होता है, और जब भी इंडियन रुपी नीचे को जाना स्टार्ट होता है तो यूएस डॉलर ऊपर को जाता है, जिसकी वजह से आईटी कंपनीज की इनकम थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो उनका मैक्सिमम रेवेन्यू होता है वो यूएस डॉलर्स में आता है। अब मैं वापस आता हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं एज ए इन्वेस्टर अब क्या करूँ, मुझे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है या मुझे किसी कंपनी में पोजीशन लेनी है, तो ये सब चीज़ें मुझे कैसे इंपैक्ट करती हैं। जैसे कि मैं सुन के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता हूँ कि आज से 2 दिन पहले जिस दिन ये न्यूज़ आती है तो एक दिन में मार्केट 1.5% से ज़्यादा नीचे चली जाती है, उससे नेक्स्ट डे मार्केट 0.5% से ज़्यादा ऊपर चली जाती है। अगर मैं आज से 1 दिन पहले की बात करूँ तो उस दिन मार्केट सुबह खुलती है बहुत ज़्यादा नीचे, लेकिन रिकवर होते होते बंद होती है। तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है मार्केट में जिस दिन भी हमें कोई ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती है, क्योंकि दोस्तों जब भी ऐसी न्यूज़ आती है तो पूरी मार्केट सेंटीमेंट्स ड्रिवन हो जाती है। अगर मैं सेंटीमेंट्स की बात करूं तो मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स बिना सोचे समझे पोजीशंस लेना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि अब अगर हमें लगता है कि कुछ रिकवरी हो रही है तो हम इंस्टेंटली जाके बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन तभी जब हमें न्यूज़ मिलता है कि कुछ गलत होने वाला है, कि कहीं पे वॉर होने वाला है, कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो बिना सोचे समझे हम किसी पोजीशन को सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब भी रिटेल इन्वेस्टर्स एक हर्ड बिहेवियर में चलना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे सेंटीमेंट्स पूरी मार्केट को डिराइव करना स्टार्ट करती है, और जब भी सेंटीमेंट्स मार्केट को डिराइव करती है तो मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सजेशंस यही है कि आपको सेंटीमेंट्स में डिराइव होकर अपना पोजीशंस नहीं लेना चाहिए, बल्कि आपको एक अच्छी कंपनी चूज करके एक लॉन्गर होराइजन के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और इन्वेस्टमेंट करते टाइम आपके फ्लक्चुएशंस के ऊपर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। और जब भी आप इस वॉलेटिलिटी में जाके ज़्यादा पैसे कमाने की ट्राई करते हैं तो आप ज़्यादा लॉस लेते हैं, आप बिल्कुल भी पैसा नहीं कमा पाते। तो मेरी सजेशन आपकी यही रहेगी कि आप देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा, क्योंकि ये हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, लेकिन अगर हमें पता है कि कंपनी अच्छी है या आने वाले 5 साल में अच्छा परफॉर्म करेगी तो वो चीज़ सोच के हम हमेशा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई भी दिन अच्छा नहीं है और कोई भी दिन बुरा नहीं है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी कैसी है, स्टॉक कैसा है, और उस कंपनी को कौन से फैक्टर इंपैक्ट करते हैं, कौन से माइक्रो लेवल फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं और कौन से मैक्रो लेवल फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं। और अगर वहाँ पे मैक्रो लेवल फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है तब आपको उस केस में उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की थोड़ी वेट कर लेनी चाहिए और देख लेना चाहिए कि वो मैक्रो लेवल फैक्टर जो उस कंपनी को इंपैक्ट करता है वो थोड़ा दूर हो जाए। लेकिन अगर किसी कंपनी में मैक्रो लेवल फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करता, उनके प्रॉफिट को इंपैक्ट नहीं करता, उनके बिजनेस को इंपैक्ट नहीं करता, उनके रॉ मटेरियल को इंपैक्ट नहीं करता, आप बहुत ज़्यादा टेंशन लिए बिना उस कंपनी में जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में आप बहुत सारे पैसे बना सकते हैं।
हैं। तो दोस्तों ये वीडियो मैं लेके आया था आपके पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा चेंज लाने के लिए, क्योंकि अभी तक मैंने सारी वीडियोस जो की थी माइक्रो लेवल कैटेगरीज में की थी। तो ये मैं एक फैक्टर लेके आया था जो आपको समझा सके कि मैक्रो लेवल फैक्टर्स आपके इन्वेस्टमेंट को कैसे इंपैक्ट कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को एंड करूंगा आपके लिए क्वेश्चन के साथ कि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर आने वाले दिनों में क्रूड से रिलेटेड कुछ होता है तो कौन सी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपैक्ट करता है और कौन सी इंडस्ट्री में सबसे कम इंपैक्ट करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करके हमारे क्वेश्चन का आंसर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस चैनल पे हर वीक 2 से 3 वीडियोस फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर लेके आते हैं जो आपको एक बहुत अच्छा इन्वेस्टर बनने में और आपको एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग।